India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को दिया जाएगा मुफ्त सैनिटरी पैड। सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में होगी यह सुविधा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थीय नियुक्त करने के बाद हाई कोर्ट का अधिकार समाप्त, सिविल कोर्ट के पास समय विस्तार का अधिकार होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कहा, पुलिस मुठभेड़ों में आरोपियों के पैर में गोली मारना स्वीकार, डीजीपी और होम सेक्रेटरी तलब। प्रोबेशन पर टीचर का स्टूडेंट को गलत और लगातार मैसेजिंग उत्पीड़न के बराबर, मैनेजमेंट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना सकता है, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है, जो अनुच्छेद 21 के तहत आता है। कोर्ट ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान करें और स्कूलों में अलग अलग जेंडर के लिए अलग अलग टॉयलेट की सुविधा सुनिश्चित करें। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे सभी स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान करने के लिए एक नीति बनाएं और स्कूलों में अलग अलग जेंडर के लिए अलग अलग टॉयलेट की सुविधा सुनिश्चित करें। कोर्ट ने अपने फैसले में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, जिसमें पहला है, सभी स्कूलों में अलग अलग जेंडर के लिए अलग अलग टॉयलेट होने चाहिए, जिसमें पानी और साबुन की सुविधा होनी चाहिए। दूसरा है, सभी स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान किए जाने चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल और ASDM 694 मानकों के अनुसार होने चाहिए। तीसरा है, स्कूलों में मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर स्थापित किए जाने चाहिए, जिनमें स्पेयर इनरवियर, यूनिफॉर्म, डिस्पोजेबल पैड और अन्य आवश्यक सामग्री होनी चाहिए। चौथा है, स्कूलों में सैनिटरी पैड की व्यवस्था के लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाई जानी चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है। कोर्ट ने कहा कि मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सरकार और स्कूलों को विशेष प्रयास करने होंगे। इस फैसले से देश भर की लाखों लड़कियों को फायदा होगा जो मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण स्कूल नहीं जा पाती हैं। कोर्ट के इस फैसले से सरकार और स्कूलों को लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। देखिए, ये याचिका हमने जो है सुधाकर सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आरजेडी से, उनकी तरफ से PIL दाखिल हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें हमने DCW जो पिछले दिल्ली वुमेन कमीशन जो पिछले 2 साल से बंद है, उस पर चेयरपर्सन की भी नियुक्ति नहीं है, उस पर जितने एम्प्लॉय थे उनको भी हटा दिया गया है और अभी जो है प्रॉपरली फिजिकली क्लोज्ड है। इससे जो दिल्ली की महिलाएं हैं उनको लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमने पिटीशन से पहले जो है सुधाकर सिंह जी ने एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया था, जिस पे कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद हमने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रुख किया है। ऐतिहासिक जजमेंट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है इसका हम लोग पूरे दिल से स्वागत करते हैं और ये पाथ ब्रेकिंग जजमेंट है। जिस तरीके का जजमेंट आया है, जैसे कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेंशनल हेल्थ है उसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है आर्टिकल 21 के तहत और साथ ही ये कहा है कि
जो गर्ल्स जो टॉयलेट हैं वो मैंडेटरी हों, along with क्लीनिंग इस यूजेबल कंडीशंस में। वहाँ पे जो आपके जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए, वो स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए हुए हैं। साथ ये भी बोला है कि 6 से लेके 12, 6वीं से लेके 12वीं तक की क्लास के बच्चों के लिए जो स्टूडेंट है उन सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी पैड प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी स्टेट की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 29A के तहत समय विस्तार के लिए आवेदन सिविल कोर्ट में दायर किया जाना चाहिए, न कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। भले ही हाई कोर्ट ने मध्यस्थ नियुक्त किया हो। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थ नियुक्त करने के बाद मध्यस्थता प्रक्रिया पर कोई पर्यवेक्षी या निरंतर अधिकार नहीं रखता है। यह मामला चौगुले परिवार के सदस्यों के बीच एक समझौते से उत्पन्न हुआ था, जिसमें मध्यस्थता का प्रावधान है। मध्यस्थता प्रक्रिया में देरी के बाद एक नए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। बाद में धारा 29A के तहत समय विस्तार के लिए एक आवेदन वाणिज्यिक अदालत में दायर किया गया था। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाद में इस आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि केवल हाई कोर्ट ही समय बढ़ा सकता है, क्योंकि उसने मध्यस्थ नियुक्त किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 29A के तहत कोर्ट शब्द का अर्थ धारा 21E में दी गई परिभाषा के अनुसार होगा, जो सिविल कोर्ट को मूल अधिकार क्षेत्र के साथ जिला में सामान्य मूल अधिकार क्षेत्र वाले हाई कोर्ट को शामिल कर सकता है। इसका मतलब है कि सिविल कोर्ट या जिला न्यायालय के पास धारा 29A के तहत समय विस्तार के लिए आवेदन पर निर्णय लेने की शक्ति होगी, न कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास। यह फैसला मध्यस्थता प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह मध्यस्थता प्रक्रिया में अदालतों की भूमिका को स्पष्ट करता है। अब मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल पक्ष धारा 29A के तहत समय विस्तार के लिए आवेदन सिविल कोर्ट में दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निदेशक और गुवाहाटी NCB के IG को एक NDPS मामले में देरी के कारण व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजय करोल और ऑक्सटीन जॉर्ज मशी की पीठ ने यह आदेश पारित किया। NCB ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने एक आरोपी को जमानत दे दी थी, जिसके पास से 1045 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। जमानत का कारण था कि मुकदमा बहुत लंबा खिंच गया और 8 गवाहों में से किसी का भी बयान दर्ज नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने NCB की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि गवाहों के बयान दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हुई। कोर्ट ने कहा कि इस देरी के कारण अभियोजन पक्ष की स्थिति कमजोर होती है और आरोपी का पक्ष मजबूत होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब जमानत दी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी राज्य मशीनरी पर आती है। NCB ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने में 1.5 साल की देरी की। इस पर कोर्ट ने कहा कि NCB के पास ऐसा कोई प्रभावी तंत्र नहीं है जिससे वे प्रतिकूल जमानत आदेशों की निगरानी कर सके और उन्हें तुरंत चुनौती दे सके। NCB को अपनी अपील में देरी के कारणों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि NCB के पास क्या तंत्र है जो जमानत के मामलों में तेजी से कार्यवाही कर सके। अगली सुनवाई 12 फरवरी 2026 को होगी। इस दिन NCB के निदेशक और IG को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NCB की लापरवाही के कारण मुकदमे लंबित हो जाते हैं और आरोपी को जमानत मिल जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि NCB को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। NCB भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध उपयोग के खिलाफ लड़ने वाली एक प्रमुख एजेंसी है। NCB का मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाना है। NDPC एक्ट के तहत जमानत देना एक जटिल प्रक्रिया है। कोर्ट को यह सुनिश्चित करना होता है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है और जमानत देने से अभियोजन पक्ष की स्थिति कमजोर नहीं होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NCB को निर्देश दिया है कि वे अपनी अपील में देरी के कारणों को स्पष्ट करें और जमानत के मामलों में तेजी से कार्यवाही करने के लिए एक तंत्र तैयार करें। TP चंद्रशेखरन हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गीठी बाबू की अंतरिम जमानत याचिका पर चिकित्सा रिपोर्ट मांगी है। गीठी बाबू को किडनी संबंधित बीमारियों के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने बाबू की स्थिति के बारे में कन्नूर मेडिकल कॉलेज द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मांगी है। मामले की सुनवाई 10 दिन बाद होगी। गीटी बाबू के वकील एस नागमुथु ने कहा कि बाबू लगभग 65 वर्ष के हैं और उनकी स्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि वे डायलिसिस पर हैं और उन्हें किडनी प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। राज्य ने याचिका का विरोध किया, लेकिन चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि व्यक्ति को दोषसिद्धि को लागू करने के लिए जीवित रहना चाहिए। गीटी बाबू को शुरू में ट्रायल कोर्ट ने हत्या के मामले में बरी कर दिया था, लेकिन 2024 में केरल हाईकोर्ट ने बाबू और एक अन्य आरोपी की बरी की अपील खारिज कर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले में कुल 12 लोगों को दोषी ठहराया गया था। टीपी चंद्रशेखरन एक पूर्व सीपीआई-एम सदस्य थे, जिन्होंने बाद में रिवॉल्यूशनरी मार्केटिस्ट पार्टी यानी कि आरएमपी नामक एक नई पार्टी बनाई थी। उनकी 4 मई 2012 को सड़क पर हत्या कर दी गई थी। अदालतों ने पाया कि यह हत्या सीपीआई-एम से जुड़े व्यक्तियों द्वारा की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आरोपियों को पैर में गोली मारने और इसे पुलिस मुठभेड़ में रूप में पेश करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले में डीजीपी और होम सेक्रेटरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तलब किया है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देववाल ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस मुठभेड़ों की आड़ में आरोपियों को पैर में गोली मारना एक नियमित प्रक्रिया बन गई है, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना पुलिस का काम नहीं है कि आरोपी को सजा दी जाए, बल्कि यह काम अदालतों का है। कोर्ट ने आगे कहा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके उच्च अधिकारियों को प्रभावित करने या आम जनता को सहानुभूति हासिल करने के लिए इस तरह की घटनाओं को पेश करना निंदनीय है। कोर्ट ने कहा कि वह अक्सर ऐसे मामलों का सामना करती है जहां पुलिस छोटी सी चोरी जैसे मामूली अपराधों में भी गोलीबारी करती है और इसे पुलिस मुठभेड़ के रूप में पेश करती है। इस मामले में कोर्ट 3 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें पुलिस मुठभेड़ में चोटें आई थी। कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसमें पुलिस मुठभेड़ों में घायलों के बयान दर्ज करने और जांच अधिकारी की नियुक्ति के बारे में निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने डीजीपी और होम सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि वे इस बात की जांच करें कि क्या पुलिस अधिकारियों को आरोपियों को पैर में गोली मारने के लिए कोई लिखित या मौखिक निर्देश दिए गए हैं, या क्या पुलिस मुठभेड़ों में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कोई निर्देश जारी किए गए हैं। केरल उच्च न्यायालय ने त्रवाणकोर देस्वाम बोर्ड द्वारा प्रबंधित सबरीमाला मंदिर और अन्य मंदिरों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और कुप्रबंधन को रोकने के लिए निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया है। न्यायालय ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें त्रैमासिक रिपोर्टिंग और समयबद्ध कार्यवाही शामिल है, ताकि मंदिर प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तुरंत दी जा सके। केरल हाईकोर्ट ने इस बाबत दिशा निर्देश दिया। त्रैमासिक रिपोर्ट निगरानी शाखा को प्रत्येक तिमाही के अंत में 7 दिनों के भीतर टीडीबी अध्यक्ष को व्यापक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ये रिपोर्ट जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर तक की अवधि को कवर करेगी। रिपोर्ट का विभाजन न्यायालय ने निर्देश दिया कि सबरीमाला मंदिर और अन्य मंदिरों में अनियमितताओं को अलग अलग दिखाने के लिए त्रैमासिक रिपोर्ट विभाजित की जानी चाहिए। इससे सुधारात्मक कार्यवाही में देरी और असुविधा को रोका जा सकेगा। तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही टीडीबी को प्रत्येक निगरानी रिपोर्ट पर 1 महीने के भीतर विचार करने और आवश्यक होने पर उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। कार्यवाही की गई रिपोर्ट विशेष आयुक्त को भेजी जानी चाहिए, जो उन्हें न्यायालय के समक्ष रखेंगे। मंदिर की विशेष देखभाल। सबरीमाला मंदिर में मंडल मकर बिल्कुल मौसम के दौरान और मंदिर के खुलने से पहले 5 दिनों में निगरानी शाखा को अपनी निगरानी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया गया है। इस मौसम के दौरान मंदिर में निगरानी संबंधी मामलों की मात्रा काफी बढ़ जाती है। विशेष आयुक्त की शक्तियां। नई प्रणाली विशेष आयुक्त की शक्तियों को प्रबंधित नहीं करेगी और वे किसी भी गंभीर मामले पर समय पर रिपोर्ट कर सकते हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य
मंदिर प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, जिससे भक्तों का विश्वास बना रहे और मंदिर की संपत्ति का संरक्षण हो सके। न्यायालय के इस कदम से मंदिर प्रबंधन में सुधार और अनियमितताओं को रोकने में मदद मिलेगी। 2017 के केरल एक्ट्रेस अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में मुख्य आरोपी पल्सर सुनी ने अपनी सजा के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। सुनी ने अपनी दोष सिद्धि और 20 साल की जेल की सजा को चुनौती दी है। सुनी के अलावा उसके साथी आरोपी मार्टिन एंटनी, सलीम उर्फ वाडीवल सलीम और प्रदीप ने भी अपनी सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। इन अपीलों पर 4 फरवरी 2026 को सुनवाई होनी है, जबकि सुनी की अपील पर अभी सुनवाई बाकी है। प्रधान सत्र न्यायालय ने दिसंबर 2025 में सुनी और 5 अन्य को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। उन पर एक चलती वाहन में एक अभिनेत्री का अपहरण और बलात्कार करने का आरोप था। अदालत ने उन्हें आपराधिक साजिश, गलत कारावास, महिला की शील भंग करने के लिए बल का प्रयोग, अपहरण और सामूहिक बलात्कार सहित कई गंभीर अपराधों का दोषी पाया। अपनी अपील में सुनी ने इन आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि जांच में कई प्रक्रियात्मक अनियमितताएं थीं, जैसे कि एफआईआर दर्ज करने में देरी, अवैध गिरफ्तारी और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़। सुनी ने यह भी दावा किया कि गवाहों द्वारा उसकी पहचान अविश्वसनीय थी और पुलिस और मीडिया के प्रभाव के कारण हुआ था। सुनी के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि उनके मुवक्किल को जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि उसने पहले ही 8 साल से अधिक समय जेल में बिता लिया है। यह मामला 2017 में एक प्रमुख अभिनेत्री के अपहरण और यौन उत्पीड़न से संबंधित है, जिसमें कई आरोपी शामिल थे। इस मामले में अभिनेता दिलीप को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन उन्हें ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर कोई प्रोबेशन पर टीचर स्कूल के घंटों के बाद भी किसी स्टूडेंट के साथ लगातार मैसेजिंग करता है जो उत्पीड़न के बराबर होता है, तो स्कूल मैनेजमेंट बिना किसी जांच के टीचर की सर्विस खत्म कर सकता है। जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन ने कहा कि एक टीचर का स्टूडेंट के साथ इस तरह का संपर्क गलत है और मैनेजमेंट के लिए प्रोबेशन से असंतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है। इस मामले में टीचर गावित गुलाब सिंह सुका पर कुछ लड़की स्टूडेंट्स को रोमांटिक मैसेज भेजने का आरोप लगाया गया था, जिससे स्थानीय लोगों में अशांति फैल गई। सुका ने अपने प्रोबेशनली सर्विस खत्म करने के फैसले को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि टीचर ने उसी दिन लिखित माफीनामा जारी किया था जब मैसेजिंग का पता चला था, और तब से लेकर स्कूल ट्रिब्यूनल के सामने कार्यवाही शुरू होने तक उन्होंने अपने लिखित कंफर्मेशन और माफीनामे से पीछे नहीं हटे। इससे पता चलता है कि टीचर ने अपनी गलती स्वीकार की थी और इसके लिए माफी भी मांगी थी। जस्टिस सुंदरेशन ने कहा कि मैनेजमेंट इस मामले में 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपना सकता है और टीचर को प्रोबेशन खत्म कर सकता है, क्योंकि यह एक प्रोबेशनरी कर्मचारी के लिए उपयुक्त व्यवहार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह फैसला टीचर के लिए कलंक नहीं होगा, क्योंकि यह एक प्रोबेशनरी अवधि में की गई कार्यवाही के कारण हुआ है। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि स्कूल मैनेजमेंट को प्रोबेशनरी टीचर्स के व्यवहार पर कड़ी नजर रखने और आवश्यक होने पर कार्यवाही करने का अधिकार है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रोबेशनरी टीचर्स से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पद की गरिमा और जिम्मेदारी का पालन करें। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.